नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर जिस पर हम विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसमें वास्तविक रूप से आने वाले समय में क्या लाभ मिल पाएगा देश के कर्मचारियों को। इस कार्यक्रम में चर्चा करने में भाग लेने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नौकरशाह और कर्मचारियों के संगठनों से लगातार जुड़े रहे, लंबे समय तक कर्मचारी संगठनों का नेतृत्व भी किया है, अधिकारी संगठनों का नेतृत्व भी किया है और उनकी सुविधाओं को, जो मध्य प्रदेश का मंत्रालय है वहाँ पर बैठ के उनको मिलने वाली सुविधाओं के संदर्भ में भी आपने काम किया है। ऐसे श्री BR विश्वकर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वकर्मा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हम आज चर्चा करेंगे, जैसा अभी हमने कल केंद्र में मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें 8वें वेतनमान की सिफारिशें लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है और कहा जाता है कि 18 महीने में वो कमेटी अपना डिसीजन दे देगी और लोगों को 26 के बाद प्राप्त होने लगेगा। जबकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 50 लाख कर्मचारी और 59 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को 25,000 से 75,000 रुपये तक की सैलरी का फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इससे भारत सरकार पर कितना कर्ज बढ़ेगा, भारत सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उसके साथ मध्य प्रदेश और देश के कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा इसका। शिशिर जी, 8वें वेतन आयोग की घोषणा से बहुत प्रसन्नता आई है कर्मचारियों में, अधिकारियों में। मैंने देखा, क्योंकि उनको पुराने 6वें और 7वें वेतन आयोग के लाभों की थोड़ी थोड़ी आभास है, थोड़ा थोड़ा उनने लाभ लिया है। 8वें वेतन आयोग पे चर्चा करना बहुत शुरुआत में हम लोग कर रहे हैं जी। कितना खर्च लगेगा, कितना ऋण लेना पड़ेगा सरकारों को, केंद्र सरकार क्या मदद करेगी। पर मैं इसमें एक मेन जो मुख्य बिंदु है वो ये है जी कि कर्मचारी अधिकारियों को 6वें और 7वें वेतन आयोग से कुछ लाभ मिला क्या जो 8वें वेतन में मिलने जा रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि एक प्रक्रिया के तहत ये कर दिया कि 2006 में हुआ, 2016 में कर दिया, 2026 में कर दिया। वास्तव में इसका लाभ मिलेगा 2027 के दिसंबर के आसपास। जी। रिपोर्ट बनने में 18 महीने लगेंगे, लागू करने में 3-4 महीने लगेंगे। जहाँ तक देश का संदर्भ है, देश में जब कोई फैक्टर देखा जाता है कर्मचारियों और अधिकारियों के और सरकारी नौकरशाहों के रेफरेंस में, तो उसमें देखा जाता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सारी चीज़ें समाहित करके एक फैक्टर तैयार किया जाता है जो ऐसा माना जा रहा है कि 3 के आसपास होगा। 2.85 से 3 तक जा सकता है जी। यदि 3 तक जाता है तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, और कम जाता है, माइनस में जाता है तो कम मिलेगा। आपको याद होगा, आपका बहुत लंबा तजुर्बा है कर्मचारियों से जुड़े रहने का। 1.57, 1.86, अब क्या होने जा रहा है, संभवतः 2.75, 2.8 के आसपास। इसके पीछे ये देखा नहीं गया कि जो लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी मिलेंगे जी। नहीं मिल पाते, नहीं मिलते। लागू होने में इतनी विसंगतियां खड़ी हो गई हैं जी। 2006 की विसंगतियां, 2016 की विसंगतियां जी, और अभी लागू होने के पहले विसंगतियों को रिजॉल्व कर लिया गया। तो आपका 2026 का जो वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 का, उसकी सही गणना हो जाएगी और सही लाभ मिल जाएगा जी। सरकारों को करना क्या चाहिए जी, आयोग के रेफरेंस में छोटी सी समिति का गठन करके यहाँ पर अपने कर्मचारियों से भी कभी वार्तालाप करने का अवसर देना चाहिए। राइट। यदि आप सहमत हो, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात से। बिल्कुल सही। बिना कर्मचारी जिनके लिए आप कर रहे हैं उनसे तो बात करें कम से कम। अपन किसानों की बात करते हैं तो किसानों से चर्चा करते हैं, अपन व्यापारियों की बात करते हैं तो व्यापारियों से चर्चा करते हैं। मगर आपका चैनल तो कम से कम सजग है कि लागू होते ही चर्चा शुरू कर दी आपने जी। तो मैं 2 बातें और एक इसके साथ जोड़ता हूँ कि लाभ का जहाँ तक सवाल है, वेतन आयोग जब भी घोषित होता है, लागू होता है, लाभ कर्मचारी अधिकारियों को होता ही है। और सबसे ज़्यादा लाभ होता है
जो नए कर्मचारी नए ज्वाइन करते हैं उनको, क्योंकि उनको लमसम में एक बढ़ा हुआ वेतन आयोग कुछ महीने कुछ सालों में मिल जाता है। पुराने कर्मचारी अधिकारी तो वैसे उस वेतनमान तक पहुंच जाते हैं, तो उनको बेनिफिट कम होता है। हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी बचे कितने हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा मैं। 2006 के समय कर्मचारियों की संख्या कमोबेश 7.5 लाख जी। 2016 में सरकारी जिनको कहा जाए जी, वो 5.5 लाख जी। अभी यदि शिक्षक और अन्य जो बड़ी मात्रा में होते, बड़ी संख्या में होते, उनको अलग करके थोड़ा बात करूं मैं, तो आपके 70,000 लाख कर्मचारी बचे। बताइए। आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पटवारी, राजस्व का थोड़ा सा राजस्व विभाग, हाँ, कलेक्ट्रेट जुड़े हुए जी। इसके बाद जो कर्मचारी है वो कितना है, अब कितना बहुत- बचा बहुत है? कम, जी। थोड़ा बचा है। हाँ, जो आपने रिटायर हो रहा है, 2 साल आपने आए अपनी पुरानी चर्चाओं में इसकी बात को रखा भी कई बार जी। तो मैं इसको चाहता हूं कि फोकस करे हमारी सरकार। मैं मध्य प्रदेश के रेफरेंस में इसलिए ज़्यादा बोलूँगा कि मैं मध्य प्रदेश का रिटायर्ड वाला हूं, अधिकारी मध्य प्रदेश में, जी। और मैंने कर्मचारी कल्याण के विषय में जी 10-15 साल लगातार सामान्य प्रशासन विभाग में कार्य किया है। जी। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे कर्मचारियों से, थोड़ी अधिकारियों से बात की जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक चर्चा हो जाए कि वेतन आयोग ऐसा लागू करना कि हूबहू लागू हो जाए। जी। जो रिपोर्ट आए केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार लागू करे और हूबहू हमारे यहाँ लागू हो जाए। अभी तक टीए में डिफरेंस है, मेडिकल चिकित्सा भत्ते में कुछ अंतर चले आ रहे हैं, हाउस रेंट हम हमेशा लड़ते हैं, हमारे कर्मचारी संगठन आंदोलन में हर बार ये मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को देते हैं, वो सब अब ना हो। लाभ का जहाँ तक सवाल है, ये मान के चलना 7,000 बेसिक फिक्स किया था उन्होंने, कम से कम मिनिमम वेतन 2006 में। 16 में कितना किया था, उसका दुगना 18,000 करीब, यानी 7 दूनी 14 और 4 18 कर दिया। अब 18 दूनी 36 और 4 जोड़ दो 40 कर देंगे। 40,000 रुपये वेतन एक अच्छा वेतन है वर्तमान सिनेरियो में, सबसे कम बेसिक, सबसे न्यूनतम वेतन। मगर मिलता कितने लोगों को? मगर इसके साथ जो दीगर खर्चे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर आ चुके हैं, वो सोचो आप। इस समय आप उस महंगाई से खुद भी जूझते हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारी तो थोड़ा संरक्षित महसूस करता है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई, यदि सही शिक्षा देना है तो गुणवत्ता के तौर पे शिक्षा देते हैं तो पूरी आधी सैलरी उसकी शिक्षा में चली जाती है, यदि 2 बच्चों को पढ़ाता है तो। जी। चिकित्सा महंगी हो चुकी है। अपने गंभीरतम बीमारी में भी सपोर्ट मिलता है हमारे कर्मचारी अधिकारियों को सरकार का, मगर आप जानते हो कि सहयोग कब मिलेगा, जब बिल्कुल चिकित्सा पहले हो जाती है, सहयोग बाद में मिलता है। और उसके लिए भी शायद मुझे अच्छे से ध्यान है, हमारे समय में भी बहुत सारी अनुमतियां लेनी पड़ती हैं, स्वीकृतियां लेनी पड़ती हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम आना चाहिए रिपोर्ट में निकल के कि वो डायरेक्ट सीधे वेतन के साथ मिल जाए, जो जहाँ जैसी करना चाहे दवाइयाँ करा ले, अपना उपचार करा ले। बिल्कुल। तो ये इसका ध्यान रखा जाए। जहाँ तक लोड का सवाल है, वित्तीय भार बहुत आने वाला है और सरकार की वित्तीय स्थिति हमें नहीं बोलना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को और आप लोगों को ज़्यादा पता है। सर, वित्तीय भार बहुत ज़बरदस्त आने वाला है यदि ये लागू होता है 27 में दिसंबर में या और थोड़े आगे पीछे। तो आज जो वेतन जा रही है उसमें भी हम कर्जे में हैं। हम पूरा वेतन देते हैं, समय पे देते हैं, केंद्र के समान भत्ते देते हैं। यदि हमने इसको लागू किया तो हमें कम से कम 2.5 गुना भार पड़ने वाला है पहली किस्त में। जी। और हम 1 जनवरी 2026 से लागू करेंगे तो 12 महीने ये और 8 महीने वो, 20 महीने का तो हमें एरियर देना पड़ेगा। इस एरियर को मैंने अभी नहीं जोड़ा, ये एरियर कई लाख करोड़ का होगा, कई लाख करोड़ का, हम हजार करोड़ का करीब हो जाएगा। जो वेतन रेगुलर जा रहा है उसके कई गुना भार, वित्तीय भार आने वाला है। उसकी तैयारी भी कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐन मौके पे कर्मचारी फिर आंदोलित हो जाते हैं कि हमें ये वेतन आयोग नहीं मिला, वेतन नहीं मिला। उससे बचने के लिए ये तैयारी सरकार को भी करना चाहिए। मैं तो सरकार के
उस महकमे में था जहाँ ये सब चीज़ें डिसीजन में ली जाती हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, मैंने देखा था ये ऐन मौके पर दिक्कतें आती, ये ना आए। दूसरी बात, इसका आप यदि कुछ स्पीच में कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है। 2006 का वेतन आयोग भी मैंने देखा, 2016 का भी देखा और अब इसकी घोषणा भी देखी, परंतु मैं ऐसे हजारों कर्मचारियों को जानता हूं, चाहे पीएचई विभाग के हों, जल संसाधन विभाग के हों, उच्च शिक्षा विभाग के हों, स्कूली शिक्षा विभाग के, बहुत सारे लोगों को जिनको 2006 की भी विसंगति के कारण अभी तक उनको नहीं मिला है। और 2000 जो 7वां वेतनमान था, 6वां भी नहीं मिला और 7वां भी नहीं मिला। तो क्या इसको भी इस 8वें में सॉर्ट आउट किया जाएगा? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेचारे रिटायर हो चुके हैं, कोर्ट में कहाँ तक लड़ेंगे आदमी, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिल पाता है। शिशिर जी, एक समस्या आपके प्रदेश की है। वेतनमान लागू कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? केंद्र शासन जी। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए सुखद बात है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी है, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली पेंशनरों को और राज्य मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी अधिकारियों को। परंतु आप बिल्कुल सही कह रहे हो और आपका जो अनुभव है वो सही है कि उसके पहले का भी मैं तुम्हें जानकारी जोड़ना चाहूँगा कि 2005 में भी लोग अभी लटके हुए हैं। जो निगम मंडलों के कर्मचारी थे उनको तो मुझे लगता है कि उसके पूर्व के वेतन चौथा 5वां तो मुझे याद है, अभी वो ही नहीं मिल रहे उनको। आप देखिए कर्मचारी की परिभाषा जो नियमों में है सामान्य प्रशासन विभाग के, लोक सेवक की भूमिका अलग अलग हो सकती है, उसकी भर्ती प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, परंतु वो अंतिम रूप से राज्य सरकार से वेतन प्राप्त करता है। वो किस रूप में, ऑनरेरियम में प्राप्त करे या वेतन के रूप में प्राप्त करे, तो सरकारी कर्मचारी वो भी है। इसके साथ, यू आर वेरी करेक्ट, इसके साथ ही डिसाइड होना चाहिए कि उसको भी वेतनमान मिले एक साथ में। हाँ, वो सबको, वो बाद में उन्होंने कहा इसका नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, 1 नवंबर को 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। आज भी किसी कर्मचारी को कोई अगर कुछ एरियर देना होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेते हैं हम। इसका क्या औचित्य है भाई? एक पत्र जाएगा, आजकल इतना हाईटेक हो गया, 3-3, 4-4 महीने हम यहाँ पर एरियर नहीं दे पाते हैं, बढ़ा हुआ वेतनमान नहीं दे पाते हैं, वो छत्तीसगढ़ से सहमति नहीं आई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बैठे लोगों की लापरवाही है और इस तरीके की विसंगति 8वें में तो कम से कम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जितनी गंभीरता से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए वो कहीं दिखती नहीं है। एक टेम्पलेट बना लिया जाता है, एक फॉर्मेट बना लिया जाता है, फॉर्मेटिंग करके उसमें आंकड़े भर दिए जाते हैं और आंकड़े से जो रिजल्ट आता है वो थोप दिया जाता है। नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि आयोग की कोई उपसमिति बनेगी, कहीं नहीं लिखा है कि आयोग के नीचे भी कुछ सब ब्रांच होना चाहिए, परंतु ये जरूर होता है। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी ये जरूर करते हैं, अच्छी सरकारें ये जरूर करते हैं किसी भी केंद्र सरकार की किसी भी सिफारिश को, जबकि कर्मचारी अधिकारी से जुड़ी सिफारिशें हैं तो वो तो और गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी लागू करने की विधि को तो हम बना सकते हैं, उसको लागू करने में कोई कठिनाइयां ना हो उसका सरलीकरण तो कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि जो मैट्रिक्स आया या जो इंडेक्स आया उसको उठा के फ्रेम में डाला, लागू कर दिया। ठीक वही लागू करना है, परंतु कब किस स्टेप पे कौन सा निर्णय और हमें लेना है लागू करने के लिए वो पहले से डिसाइड कर लो ना। जब विसंगति खड़ी होती है तब लागू करने के लिए फिर समितियां बैठती हैं, फिर सचिव समिति बैठती है, फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बैठती है कि वो लागू करने में क्यों ऐसी गलती हुई। अरे आपको मालूम ब्रह्म स्वरूप समिति बनी थी, वो सिफारिशें उन्होंने 1.5 साल में दे दी थी, अभी तक लागू नहीं हुई कई विभागों में। तो ऐसा कुछ नहीं, सरलीकरण करें, उसका लागू करने की प्रक्रिया तय करें और समय पर लागू करके लाभ कर्मचारी अधिकारियों को दें। मैं ऐसा मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत सिफारिश स्वार्थ नहीं है, मैं कर्मचारी पेंशनर हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे तो मिलेगा, मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो, पर जो लाखों कर्मचारी अधिकारी जो दिन रात राज्य सरकार के कार्य को चला रहे, संचालित कर रहे हैं, उन्हें जब लाभ की बारी आती है तो संकुचित मानसिकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खुली मानसिकता, खुले रूप से इसको लागू करना चाहिए। इस वेतनमान को देने के पहले दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं,
देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों के परिवारों की बात है। जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, नियम कुछ भी बन जाते हैं, वेतनमान कोई भी लागू हो जाता है, लेकिन ज़मीन पर उतरे तो उस गरीब लास्ट आखिरी छोटे कर्मचारी से लेके बड़े कर्मचारी तक को, जैसा अभी विश्वकर्मा जी ने कहा कि हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें पेंशन अभी 1.5 लाख रुपए मिल रही है, 2.5 लाख हो जाएगी, लेकिन उस कर्मचारी को जो अभी अभी नया एम्प्लॉय बना है, जो 2-4 साल पुराना है और अगर इस सेवा में है और उसकी 60,000 से सीधे 1 लाख होती है, तो उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसका स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन ये हो नहीं पाता है और ये नहीं होता है। इस विसंगति को अभी दूर करना जरूरी है। 8वें वेतनमान की जो भी 18 महीने का टाइमिंग लगेगी, उसमें हर राज्य के कर्मचारी संगठनों से, एक बात और विश्वकर्मा जी ने कही कि कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों, अधिकारी संगठनों से भी बात की जाए, उनसे भी तो रास्ता पूछा जाए। आप उसमें जोड़ते ही नहीं है कि आज पहले हम 2,000 रुपए में एक डुप्लेक्स लेते थे या एक फ्लैट लेते थे, आज 25,000 30,000 से कम में कोई रेंट ही नहीं मिलता है, और आप अभी भी कहते हो कि आपको 1,000 1,500 रुपए आपका रेंट तय है, तो कैसे संभव होगा? तो यही स्थिति मेडिकल की है। उसमें अगर आप 7वें 8वें वेतनमान में मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था पे कर रहे हो, तो सबके जितने कर्मचारी हैं, क्यों नहीं सबको 20-20 लाख रुपए का चिकित्सा का एक कार्ड दे देते हैं? आप है विदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस है। कई देश ऐसे हैं जहां पूरी जिम्मेदारी शिक्षा की और स्वास्थ्य की सरकार की होती है, तो ये करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 8वें वेतनमान के जो गठन हुआ है, इससे कर्मचारी संगठनों में, उनके परिवारों में खुशी की लहर, उम्मीद की किरण जागी है। आज नहीं तो साल भर 2 साल बाद शायद एक बेहतर भविष्य हो और कुछ मिल सके, लेकिन विसंगतियों को दूर करने की जिम्मेदारी तो 8वें वेतनमान आयोग की है और इस आयोग को प्रयास करना चाहिए कि सबसे चर्चा करके इसको समाप्त करें और कोई इतना सरलीकरण कर दिया जाए कि एक आम छोटे से कर्मचारी को भी उसको साफ समझ में आए, वो जलेबी की तरह, इमरती की तरह ना बने जो किसी की समझ में नहीं आए। हमारे साथ न्यूज़ फेस्ट के बातूनी कार्यक्रम में आज वरिष्ठ नौकरशाह और लंबे समय तक अधिकारी कर्मचारी संगठनों के लिए जीएडी में काम करने वाले श्री BR विश्वकर्मा जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें सुझाव दीजिए। हम आपके हर सुझाव को सबका पालन करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए न्यूज़ फेस्ट पर। मुझे और विश्वकर्मा जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।